नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में जाएंगे और मिस्र के अंतिम फराव क्लियोपेट्रा से मिलेंगे। क्लियोपेट्रा, प्राचीन मिस्र की अंतिम रानी। उनका जन्म टॉलेमिक राजवंश में हुआ था, जिसकी स्थापना सिकंदर महान की विजयों के बाद हुई थी। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत क्लियोपेट्रा ने मिस्र की संस्कृति को सक्रिय रूप से अपनाया और अपने राजवंश में मिस्र की भाषा सीखने वाली पहली महिला बनी। इससे उन्हें अपने लोगों का सम्मान प्राप्त करने में मदद मिली। अपने पिता टॉलेमी की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा 18 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठी और शुरुआत में अपने भाई के साथ मिलकर शासन किया। हालांकि सत्ता संघर्ष के कारण उन्हें अलेक्जेंड्रिया से भागना पड़ा। फारसालस के युद्ध में पोम्पी की हार के बाद पोम्पी युवा शासक और उसकी बहन क्लियोपेट्रा में एक सहयोगी की तलाश में मिस्र भाग जाता है। पोम्पी का पीछा करते हुए गयुस जूलियस सीजर एक सैन्य टुकड़ी के साथ अलेक्जेंड्रिया पहुंचता है। मिस्र में रोमन तानाशाह को पोम्पी का सिर भेंट किया जाता है और फिर वह खुद को एक राजवंशीय संघर्ष में उलझा हुआ पाता है। टॉलेमी घोषणा करता है कि क्लियोपेट्रा को निर्वासित कर दिया गया है और मार दिया गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह जीवित है। वह रोमन सेनापति जूलियस सीजर की मदद से वापस लौटी है। उनके गठबंधन ने उसकी स्थिति मजबूत कर दी है। मिस्र की रानी चालाकी से रोमनों के कक्षों में घुस जाती है। गयुस जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो जाता है और उसका पक्ष लेता है। सीमित सैन्य टुकड़ी होने के बावजूद सीजर विद्रोहियों को हराकर अलेक्जेंड्रिया की रक्षा करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान प्रसिद्ध पुस्तकालय आग से नष्ट हो जाता है। सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा अपना प्रभाव पुनः प्राप्त करती है और राज्य की शासक और सीजर की प्रिय बन जाती है। रोमन लंबे समय तक मिस्र में रहे। सीजर से क्लियोपेट्रा द्वारा जन्मा पुत्र, जिसका नाम सिजेरियन रखा गया, उसके पिता द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त करता है और उसे मिस्र पर रोम के संरक्षण की गारंटी बनना होता है। सीजर रोम के लिए रवाना होता है और कुछ वर्षों बाद क्लियोपेट्रा को अपने पास बुलाता है। साम्राज्य की राजधानी में मिस्र की रानी असाधारण विलासिता के साथ उसके आगमन की व्यवस्था करती है। क्लियोपेट्रा और उसके बेटे सीजर के विला में रहने लगते हैं। रोम के राजनेताओं को यह पसंद नहीं आया कि सीजर अपने प्रांतीय पसंदीदा को इतना सम्मान दे रहा था। एक कठिन राजनीतिक संघर्ष, एक हत्या के प्रयास और सीजर की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। क्लियोपेट्रा को जल्दबाजी और गुप्त रूप से रोम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा को एक अन्य प्रभावशाली रोमन, मार्क एंटनी का समर्थन मिला। फिलिप्पी के युद्ध के बाद, जिसमें एंटनी और ऑक्टेवियन ऑगस्टस ने सीजर के हथियारों से निपटा, तानाशाह की मृत्यु के बाद साम्राज्य के प्रांतों का शासन कई उच्च पदस्थ रोमनों के बीच विभाजित हो गया और मिस्र पर नियंत्रण मार्क एंटनी के पास चला गया। अपनी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए एंटनी को धन और संसाधनों की आवश्यकता थी और उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र स्थान मिस्र था। एंटनी और क्लियोपेट्रा मिलते हैं और एक प्रेम और राजनीतिक गठबंधन में प्रवेश करते हैं। घटनाओं का यह क्रम ऑक्टेवियन की योजनाओं में बिल्कुल नहीं था। एंटनी के रोम पहुंचने के बाद वह अपनी बहन और एंटनी के बीच सुविधानुसार विवाह की व्यवस्था करता है। अपने प्रेमी के विश्वासघात का पता चलने पर क्लियोपेट्रा साम्राज्य को कर देने से इनकार कर देती है। समझौता करने की कोशिश में एंटनी मिस्र लौट जाता है। वे टार्सस के रास्ते में एक आलीशान शाही जहाज पर मिलते हैं। उनका प्रेम प्रसंग नए जोश के साथ प्रज्वलित होता है और रोमन क्लियोपेट्रा की इच्छा के आगे झुक जाता है। इस खबर से सीनेट में आक्रोश फैल जाता है, जिसे ऑक्टेवियन कुशलता से इस हद तक भड़का देता है कि रोम सैन्य कार्रवाई करने को तैयार हो जाता है। छिड़े गृहयुद्ध का निर्णायक मुकाबला एक्टियम के नौसैनिक युद्ध में होता है। जमीन पर युद्ध करने का आदी एंटनी क्लियोपेट्रा के बेड़े के साथ हार जाता है। निर्णायक क्षण में क्लियोपेट्रा को एंटनी की मृत्यु की सूचना मिलती है और वह युद्ध क्षेत्र छोड़ देती है। एंटनी, जिसका जहाज एक जाल में फंस गया था, किसी तरह बच निकलता है और मिस्र भाग जाता है। वह क्लियोपेट्रा को उसके विश्वासघात के लिए माफ नहीं कर पाता और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बीच ऑक्टेवियन की सेना बिना किसी प्रतिरोध के मिस्र में प्रवेश करती है और तेजी से राजधानी की ओर बढ़ती है। एंटनी ऑक्टेवियन का विरोध करने की असफल कोशिश करता है, लेकिन उसकी छोटी टुकड़ी बिना किसी लड़ाई के दुश्मन के आगे घुटने टेक देती है। एंटनी का साथी रुफियन आत्महत्या कर लेता है।